दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। जोरदार लगाओ। न्यू नारे बेरा नहीं कहते हैं, कहते हैं जिनमें जिम्मे जमीन। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी अरे माइक ना बोलता रे। आवाज माइक क्यों नहीं बोलते यार? बोलने के बोले। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। भाई ये थोड़ी मंच पे व्यवस्था करो। ये अगली जो कतार है, ये जो अगली कतार है भाई, पूरे गांव की कमेटी ने निर्णय ले रखा, गांव के बुजुर्ग ही बैठेंगे या बाहर से आए हुए विधायक या एमपी साहब बैठेंगे। अगली कतार में कोई भी नहीं बैठेगा। गांव की अपनी कमेटी का फैसला है भाई। ये गांव के बुजुर्ग कोई साथी कल। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे मुख्य अतिथि का। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। 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 भाई भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। बस जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। जोरदार जोरदार शानदार जोरदार तालियां जोरदार। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भाई ये थोड़ा सा मंच पे व्यवस्था बनाने का काम करें। आपका अपना प्रोग्राम है, आप सभी जिम्मेवार नागरिक हैं। व्यवस्था बनाकर अपने अनुशासन का परिचय दें। दीपेंद्र भाई साहब बारी बारी से सबसे मिलेंगे, लेकिन व्यवस्था बनाने का काम करें। व्यवस्था किसी भी पार्टी किसी भी संगठन में अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। अनुशासन के बगैर कोई भी संस्था कोई भी पार्टी विकास नहीं कर सकती। आप सभी साथियों से निवेदन है कि व्यवस्था बनाएं। ये जो अगली कतार है ये सिर्फ गांव के बुजुर्गों के लिए और हमारे नेताजी के साथ जो बाहर से आए हैं अतिथि उनके लिए है। आप कृपया व्यवस्था बना के रखें। अब ठीक हो गया। अब मैं तो आप आ जाएगा भाई। मैं कृष्ण अब मैं पूर्व सरपंच सामड़ो भाई कृष्ण मलिक से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और 2 मिनट के लिए भाई साहब का 1 मिनट लेके नहीं भाई साहब का स्वागत करें। भाई कृष्ण मलिक जी
एक बार भाई व्यवस्था बढ़ाए, थोड़ा व्यवस्था बढ़ाए। कोटलेस गांव के एक मिनट बोल जाएगा स्टेज पर व्यवस्था बनाओ भाई, भाई व्यवस्था बढ़ा के रखे। ये सारे एक बार भाई कृष्ण मलिक सरपंच साहब आ जाओ 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये बने एक मिनट ठीक है। अब मैं आमंत्रित करूंगा, देखो भाई साहब का फैसला है और हमारे जो प्रिय नेता हमें उनका फैसला मानना भी चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा सुभाष गांगुली जी से कि वो आए, क्योंकि भाई साहब के आगे प्रोग्राम है। और फिर मैं सुभाष गांगुली जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, आप उनके विचार सुने। बहुत ही सामाजिक और सुलभ स्वभाव के आदमी हैं। ये जितने साथी इधर खड़े हैं ना, ये कुर्सियां इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ भाई साहब। ये तो नीचे बैठ गए, ये भी इधर आ जाओ। बलवान है, ये बलवान है भाई साहब, ये भी तो नीचे बैठ गए। अरे कुर्सियां आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। अपने आप बैठ जाएंगे। अच्छा, अपने आप बैठ जाएंगे। युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, राज्यसभा सदस्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्व विधायक धर्मेंद्र ढूल जी, परमेंद्र ढूल जी, एक बार भाई साहब मार दो। हमारे सभी साथियों से, क्योंकि बहुत देर से लोग बैठे हैं, तो इसीलिए भाई बैठ जाओ सारे, ताकि हम प्रोग्राम शुरू कराएं। मंच पे भी, जो स्टेज पे भी है ना, जगवीर बैठो, बैठ जाओ भाई, सरपंच साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत बहुत मैं एक से भाई, सभी जो सामने भी खड़े हैं, जो पीछे भी हैं, हाँ भाई जो सारे पीछे हैं, नरेश सामने आगे बैठ जाओ, आ जाओ, थोड़ा सुथरा नहीं लगता, मेरे न्यू ना जाओ, सामने आगे बैठ जाओ। सारे जो सामने खड़े हैं, पंडित जी आप बैठ जाओ, आप खड़े हो ऐसे नहीं। और ये आपने कोई बात नहीं, मैं फूल की मालाएं सबकी होगी। पंडित जी आप कुरुक्षेत्र से आके यहाँ फूल की माला, अच्छा मैं एक एक का बताता ठीक नहीं लगता कि कौन कहाँ से आया है, यहाँ के लोकल लोगों क्योंकि बैठ जाओ, डिस्टर्ब करने की कोई बात नहीं। इसमें बैठ जाओ भाई, तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जेपी तुम आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। जो सभी साथी, हाँ भाई बैठ जाओ। देखो स्टेज पे खड़े कति सुथरे नहीं लगते, लोग न्यू मान रहे हैं कि यार ये हमारा प्रोग्राम खराब कर रहे हैं। हाँ, लोगों के आंखों में एक आदमी आ गया भाई, बोला ये आदमी खराब कर रहा है भाई, राजेश अपना जयवंती प्रोग्राम खराब करके मानने का। नहीं भाई बैठ जाओ, लोग एक एक को नोट करने लग रहे हैं। बैठ जाओ, देख तुम यार ये ऐसे नहीं तड़े आ जाओ भाई, जो उनका बढ़िया बात आती है तड़े आगे बैठ जाओ। यहाँ नहीं तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम आगे बैठेंगे, तड़े सुतरी राम राम हो जाएगी सारी बात। बैठ जाओ। मगर स्टेज पे केवल अपना सुभाष गांगुली जी, क्योंकि इनकी भाषण चल रहा था इनके अलावा सभी क्या, देखो ये कोई बात हुई, आप गुला चिका हल्के से यहाँ पे इस लाइन पे नहीं भाई, गुला चिका हल्का से यहाँ पे कोई मतलब नहीं भाई। स्टेज पे मैं देख रहा हूँ जुलाना हल्के के बाहर के बहुत लोग, जुलाना हल्के के बाहर के बहुत से लोग जो है वो स्टेज पे उनके कब्जे में आ गया स्टेज। तो बैठो भाई, ये देखो दे नहीं, हाँ नहीं स्वागत है सबका, वो नहीं मगर बैठने का है ना। फिर नीचे वाले कितने शांति से बैठे हुए, कितने घंटे से बैठे हुए। तो अब एक हाँ, और भाई एक बार फिर दोबारा से सभी साथियों से आग्रह, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। यहाँ नहीं मिलती तो आप आगे आ जाओ, यहाँ नहीं मिलती आगे आ भाई। हाँ नहीं भाई, जो यहाँ पे खड़े हैं साइड में, भालू तो यार बड़ौदा हल्के का विधायक है भालू, तो यहाँ पे लोगों में बात मारो,
मान साहब देखते हम बात मारे हैं यार, तो अपना तो ये बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। पुनिया साहब, हाँ पुनिया साहब देखो, आप आ जाओ, बैठ जाओ जी, आप आ जाओ, पुनिया साहब को बिठाइए भाई। तो हाँ प्रवीण, और जो तो अब हम जो है बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि जो है भाई लगभग ये 2-3 घंटे लेट से चल रहा है प्रोग्राम, और घर का भी काम काज होता है और सारी चीज होती है भाई, जो है अपना हर आदमी को। तो इस रूप में बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखते हुए मैं आग्रह करूंगा सफीदों से, हमारे बहुत ही संघर्षशील विधायक सुभाष गांगुली जी अपनी बात पूरी करें। भाई सुभाष गांगुली जी आ जाओ। सम्मानित मंच व जुलाना विधानसभा क्षेत्र के मेरे बहादुर साथियों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, आप लोगों को हाथ से हाथ जोड़ों के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में और आगे जब 2024 में आपकी सरकार बनेगी उसके बारे में सारी बातें विस्तार से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बताएंगे। लेकिन मैं तो आपके पड़ोसी हल्के का विधायक होने के नाते इनके साथ 3-3.5 साल से 4 साल से जो मैंने इनका सारा सिस्टम, जो व्यवहार, जो सारी चीजें देखी हैं, ये कभी ये जो भी घोषणाएं करेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, जो घोषणाएं होंगी वो घोषणाएं एक लो की लकीर होंगी, क्योंकि ये एक ऐसे परिवार से आते हैं, ये चौधरी आर्य समाज के प्रबल समर्थक, देशभक्त, स्वतंत्रता आंदोलन के मुखर, जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले चौधरी मातूराम के परपोते हैं और चौधरी रणबीर सिंह के ये पौत्र हैं, जिनकी जबान आप लोग हमेशा देखते रहे हैं कि वो कभी मात्रा की भी गलती नहीं करते। यदि छोटी की मात्रा आती है तो छोटी की मात्रा लगाते हैं, और यदि बड़ी की मात्रा आती है तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने देखा, कोई भी वर्ग अछूता नहीं था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो किसान था, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे कोई छोटा व्यापारी था, सारे के सारे जो हमारे वर्ग थे सभी के सभी खुश थे। और जो सभी के सभी खुश क्यों थे? क्योंकि हुड्डा साहब आंदोलन उस समय पर भी होते थे और हुड्डा साहब उस आंदोलन को शाम तक खत्म कर देते थे उन लोगों की मांगों को मान के, क्योंकि लोकतंत्र इसी चीज का नाम है कि लोकतंत्र के अंदर ये लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार होती है और लोगों के बीच में जो बातें कही जाती है, जो नेता उन बातों पर खरे उतरते हैं, लंबी राजनीति उन्हीं लोगों की चलती है। तो मैं और इसी प्रकार से मैं तो आप लोगों को एक बात का आह्वान करता हूं कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो आने वाली सरकार बनेगी उसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुण होंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो भी वायदे किए जाएंगे वो सभी के सभी पूरे किए जाएंगे। और चौधरी रणबीर सिंह की वो देशभक्ति, जो उनका आंदोलन, जो उन्होंने देश को आजादी के अंदर जो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उसका बहुत बड़ा वो पार्ट थे। इसी प्रकार से चाहे वो किसी भी एक ऐसे परिवार से ये लोग आते हैं कि ये आप कभी मात्रा की भी गलती नहीं करेंगे, बाकी सारे संकल्प तो दीपेंद्र हुड्डा जी आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में वायदा करेंगे उसको निभाएंगे। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात है, चाहे वो कोई दूसरी 300 यूनिट बिजली फ्री की बात है। लेकिन मैं तो बोलना था मैंने और भी ज्यादा था, लेकिन जो टाइम की कमी होने के कारण मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा जी जो कह के जाएंगे वो बातें आप लोगों को पक्की समझ मान के और उन लोगों के बीच में उनका प्रचार करें, ताकि आने वाली 2024 की सरकार आपकी सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने सरल और सीधे शब्दों में आज की वर्तमान सरकार की क्रियाकलापों को बताया। अब मैं जैसा कि निर्देश हुआ है, मैं आमंत्रित करता हूं अपने छोटे भाई को
जो लगातार इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए दिन रात आपके बीच में लगातार 10-12 दिन से आपके मध्य में है, आपके साथ बैठा, आपके साथ ही चाय पीता, आपके साथ ही रोटी खाता है। तो यही रहता। मैं आमंत्रित करता हूं छोटे भाई मंजीत लाठर से, वो आए और भाई साहब का स्वागत करें और 2 मिनट अपने विचार रखें। राम राम जी, सारा ना राम राम। बहुत ही आदर के योग्य जिनकी मैं उंगली पकड़कर राजनीति में चलना सीखा, मेरे बड़े भाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, मंचासीन बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे को टाइम थोड़ा कम दिया गया। मैं 26 तारीख को मेरे को टाइम बताया गया कि भाई 3 बजे का आप टाइम रखो। मैं 72 के 72 गांव में गया। आपने जो मेरे को लाड प्यार, जो आशीर्वाद दिया, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका ऋणी रहूंगा। मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं तो यह कहना चाहूंगा, मैं एक छोटे किसान घर का बेटा हूं और मेरी कोई औकात नहीं थी कि भाई मैं वहां तक एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री का बेटा मेरे को नाम से बुलाए। मेरे को आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपके बीच में रहा, काम किया और भाई दीपेंद्र हुड्डा ने देखा और मेरे को उंगली पकड़कर यह चलना सिखाया। अगर राजनीति में मतलब आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मेरे साथ है। तो मैं ज्यादा न लंबा बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। रात या दिन कभी भी हो, आपका बेटा किसी भी टाइम याद कर लेना, आपके बीच में मिलेगा। धन्यवाद। मैं 2 नारे लगवाना चाहूंगा। एमपी साहब, ये बहुत लंबे समय से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। 1 बजे 12 बजे आगे बैठ के थे ये लोग। और मैं एमपी साहब एक और बात बताना चाहता हूं, मैं गांव गांव गया, आपके प्रति इतना प्यार, इतना जोश मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मैं 2 नारे लगवाना चाहूंगा इसी के साथ। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा आपके 2 बार के विधायक रहे जुलाना हल्के के भाई परमेंद्र ढुलसी से, वो आए और चंद शब्दों में आपसे रूबरू हों। भाई परमेंद्र ढुल जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हरियाणा की विपक्ष की संसद में एकमात्र आवाज, हरियाणा के भविष्य निर्माता के रूप में चल रहे दीपेंद्र हुड्डा जी, विधायक सुभाष देशवाल जी, विधायक इंदुराज जी, सम्मानित मंच, साथियों, आज हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में आए। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी कि नफरत को जोड़ करके भाईचारा प्यार बांटो, उसी के रूप में यह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, जो हुड्डा साहब के संकल्प दिए हैं। उन संकल्पों को लेकर के घर घर जा करके सभी से कहें कि जिस प्रकार से आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस प्रकार से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, जिस प्रकार से अपराध की दृष्टि से हरियाणा नंबर 1 बना हुआ है, जिस प्रकार से किसान मजदूर पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, और आपके सामने चुनी हुई जो ग्रामीण सरकार थी, पहले तो 2 साल चुनाव नहीं कराए और चुनाव कराए तो उनको हकों से महरूम कर दिया, हक मांगने गए तो उनको लाठियों का शिकार बनाया गया। कर्मचारी जाते हैं, कर्मचारियों को लाठियों से पीटा जाता है, बेरोजगार जवान जाते हैं, उनको पीटा जाता है। किसानों ने धरना दिया, कितनी 750 से ऊपर शहादत हुई। इसीलिए आज दीपेंद्र जी संदेश लेकर के आए, हाथ से हाथ जोड़ो। तो गांव शामलों का एक सक्षम गांव है और यहीं से इसकी शुरुआत हुई है।
हमें इनका संदेश लेकर के घर घर जाकर के कांग्रेस के प्रति हाथ जोड़कर हाथ से हाथ मिलाने का कार्यक्रम करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा आप ही के बीच के और बहुत ही सरल और कोमल स्वभाव के मालिक श्री राममेर जी नंबरदार जी से, जो युवाओं के लिए चरित्र और सरल स्वभाव के कारण एक प्रेरणा स्रोत भी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा चंद सेकंडों में भाई साहब का धन्यवाद करें। आदर के योग्य, सरलता, सादगी और विकास के प्रतीक राज्यसभा सांसद पुत्र दीपेंद्र, हमारी जींद जिला की शान भाई सुभाष गांगुली और इंदुराज हमारे पड़ोसी हल्का से विधायक इंदुराज नरवाल जी, यहाँ मंच पे बैठे सभी मेरे साथियों और सभा में आए सभी जो हमारे हितैषी हैं, उनका यहाँ पधारने पे मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, टाइम बहुत कम है, 3 घंटे तो हम लेट हैं, पुत्र को आगे भी जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिस घड़ी का आपको इंतजार था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर जहां में एक दिदावर पैदा होता है। और उस दिदावर को अगर मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और आपसे रूबरू हों। भाई दीपेंद्र हुड्डा। एक बार पानी बोलिए। राम राम जी सबको। राम राम। ऊट के न गली राम राम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही नरम स्वभाव के धनी हमारे सफीदों के विधायक भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे बहुत ही जिनको बोलना था बड़ा, उनकी भी आप तकरीर आज सुनते हैं, लेकिन क्योंकि हम देरी से हो गए तो इसीलिए हमारे बड़ौदा से हमारे विधायक, हमारे नौजवान साथी जो बहुत ही ज़्यादा वो भी लोगों के सुख दुख में रहते हैं, हमारे भाई भालू इंद्राज नरवाल जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने अपनी बात रखी, आदरणीय परमिंदर सिंह ढुल जी, हमारे यहाँ से पूर्व में प्रत्याशी रहे, उनको भी अपनी बात रखनी थी, लेकिन जो है जब मैंने आग्रह किया कि भाई ढुल साहब सबसे सीनियर मोस्ट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो मैंने कहा वो सबकी तरफ से बोलेंगे, अदरवाइज उनको भी रखनी थी अपनी बात। तो हमारे भाई धर्मेंद्र ढुल जी जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, हमारे भाई रोहित दलाल जी, उनको भी बोलना था। इन सब की हाजिरी मैं लगवा रहा हूँ, इसीलिए मैं इन सबका जो है इनका धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने समय दिया। भाई मोहित लाठर जी, मोहित को भी बोलने का बड़ा मन था आज। हमारे भाई जो साथ लगती हमारी जीन से हमारे भाई महावीर गुप्ता जी जो अभी हमारी पार्टी में जो शामिल हुए हैं, उनका हम बहुत हम धन्यवाद और स्वागत करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मांगेराम जी के आप जानते हो, मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र हैं। हमारे साथ लगते जीन से हमारे बहुत नौजवान साथी, उनको भी बोलना था, वो जो हमारे प्रत्याशी रहे, हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी, उनका भी नंबर आज मेरे में आया हुआ है। बहुत से हमारे अपना जो है भाई विजय जिला पार्षद अनिल लाल जी, वीरेंद्र गोगड़िया जी, नरेंद्र लाठर जी, रमेश सैनी जी, हमारे ओबीसी के बैकवर्ड समाज के कांग्रेस पार्टी के हमारे बैकवर्ड के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं रमेश सैनी जी, जिनसे हमारे जगबीर ढिगाना जी, उनको भी बोलने का बहुत आज इस प्रोग्राम के आयोजन में, और उनका भी था कि भाई आज तकरीर होगी यहाँ पे और जो है उनको भी बोलना था, लेकिन उनकी भी अभी वो फोन पे लगे हुए हैं जगबीर, मगर उनकी स्पीच भाई है अच्छा वो कह रहे पहले बोल लिए, बोला भाई जगबीर ने तो पूरी अपनी काट ली, पहले बोला कईयों की और रह रही है स्पीच, तो फिर भी जगबीर को भी आज बोलने का बड़ा मन था, तो हम उसकी भी हाजिरी लगाते हैं। नरेंद्र लाठर जी, हमारे जो है प्रकाश बोतवाला जी, सूर्यदेव कौशिक जी, दलबीर रेड्डू जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूरे जींद के हमारे राजवीर कटारिया जी, इनकी भी स्पीच आप जानते हैं बड़ी ज्वलंत रहती है, लेकिन आज समय की वजह से हमारे सभी साथियों ने समय का दान दिया है। हम सबका इसीलिए ससम्मान नाम लेते हुए सबसे मैं जो है सबका धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ।
हमारे कृष्ण दिगाना जी, कृष्ण मलिक जी, रघुवीर चौहान जी, दीपक भंडारा जी, बहुत से हमारे साथी, कृष्ण मलिक जी, हमारे दीपक आसन जी, दीपक भंडारा जी, भाई आजाद लाठर जी, महेंद्र काजल जी, रणबीर जांगड़ा जी, हमारे सभी पिता तुल्य भाई प्रवीण जी जो मंच पे लगा हुआ था, आप जानते हैं इनको, हमारे सभी हमारे जिला परिषद के सदस्य, हमारे जो है अंकल मांगेराम जी जो भी अभी नए नए जिला परिषद के हमारे सदस्य बने हैं, जो चिड़ी गांव से हैं, साथ आपके गोहान से जिला परिषद के अपने सदस्य बने हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। एससी समाज के बहुत बड़े जो हैं वो लीडर हैं, विजय गोयल हमारे पार्षद जो अपने गांव से ही है, तो वो भी सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं और इसीलिए हमने थोड़ा कट शॉर्ट करके प्रोग्राम करना पड़ा। ज़्यादा लंबा मैं भी आपके बीच में नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ बातें आपके बीच में मैं जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे समय हम यहाँ बैठे हैं जब सरकार के 4 साल पूरे हो गए और 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव की भी अटकलें लगाई जा रही है। आपको याद है, और ये मैं नहीं कह रहा या हम नहीं कह रहे कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी वाले, अभी पीछे आपको याद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे हरियाणा में, 2 दिन के लिए उनको आना था, 2-3 दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन का तो प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया। आपको याद है गोहाना में रैली थी, कैंसिल हो गई थी ना रैली, तो है वो तो बालू बताएगा भाई क्यों कैंसिल हुई थी, क्योंकि वो ये आया कि भाई ठंड ज़्यादा थी और बोला बूंद पड़ रही थी, लेकिन ठंड तो सबसे ज़्यादा थी। तो भाई पानीपत में जब हमने रैली करी थी जनवरी में, पूरे साल का सबसे ठंडा दिन तो वो था, कैंसिल तो उस दिन होनी चाहिए थी, उस दिन तो दिन भी नहीं निकला, मतलब उस दिन तो सूरज नहीं निकला था सारे दिन। लेकिन चलो उसके बाद आए अमित शाह, 2-3 दिन हरियाणा में उनका प्रोग्राम रहे, और जाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों के कार्यकर्ताओं से भाई तैयार रहो, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि उनको समझ में आ गया कि लोकसभा के बाद ये सरकार हरियाणा में चलेगी नहीं, साथ करवाओ इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के बाद तो इनका जो है भाई सरकार के पंजे उखड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, आप सारी बात जानते हैं। तो 1 साल रह गया, 1 साल 4 साल किसी भी सरकार की नीयत देखने के लिए, नीति देखने के लिए और जमीन पे परिणाम देखने के लिए 4 साल बहुत होते हैं। 4 साल सरकार के होते हैं, आखिरी 1 साल लोगों का मंथन करने का, सोच विचार के फैसला करने का होता है, और विपक्ष का लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखने का होता है। इस सरकार को तो 9 साल हो गए, खट्टर सरकार 2014 में बनी थी, 5 साल पहले और 4 साल अब। ये जो 9 साल की जो सरकार हरियाणा में, इस सरकार में हरियाणा आगे गया कि पीछे गया आप मुझे ज्यादा जानते हैं। जो हरियाणा 2014 से पहले जब खट्टर सरकार बनी, उससे पहले का अगर हम समय याद करें तो ये हरियाणा पूरे देश में, अपना प्रदेश विकास के मामले में देश में सबसे आगे के प्रदेशों में हरियाणा की गिनती होती थी। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में हरियाणा नंबर 1 था, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा की गिनती सबसे पहले होती थी। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे 100 गज के प्लॉट का उस समय की नीति चल रही हो, चाहे मकान की नीति चल रही हो, इंदिरा आवास योजना की, हरियाणा देश में सबसे आगे आता। सबसे ज्यादा पेंशन, बड़े बुजुर्गों की पेंशन सबसे ज्यादा उस समय हरियाणा में थी। ये 2014 से पहले का समय, कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब के समय। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, खट्टर सरकार आई। इन 9 साल में जो प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे था, आज आपके सामने विकास की पटरी से तो उस प्रदेश को उतारने का इनने काम किया। विकास के मामले में तो नीति आयोग बता रहा है, हम नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि ये सरकार 19वें पायदान पे है विकास दर में। विकास में तो पिछड़ गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम इस सरकार। आज जो दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं, बेरोजगारी में हरियाणा देश में सबसे नंबर 1 पे पहुंचा दिया खट्टर सरकार ने। दिल्ली के 3 तरफ, हम तो रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए हरियाणा। हरियाणा में
तो पूरे देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आनी चाहिए। हरियाणा तो देश में सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, क्योंकि सरकारी नौकरी निकल पाई। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद समाप्त कर दिए खट्टर सरकार ने। हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार, केवल केंद्र सरकार पीएसयूज और जो बड़ी बड़ी सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको किसी बड़े उद्योगपति घराने के हवाले कर रही है। पोर्ट को, एयरपोर्ट को, रेलवे को केवल केंद्र सरकार ही नहीं, ये नीति यहां तक लागू है। हरियाणा के अंदर भी 2 लाख सरकारी रोजगार समाप्त कर दिए सरकार ने। 9 साल से कोई शिक्षकों की तक भर्ती नहीं हुई, बच्चों को स्कूल के आगे बैठना पड़ा। आपने देखा पीछे स्कूल बंद करने की कगार पे आगे बहुत से हरियाणा सरकार। तो ना सरकारी रोजगार समाप्त किए पद, और जो पद निकाले गए, जो भर्तियां निकाली गई, उन भर्तियों में आपने देखा कहीं भर्ती घोटाला आया, कहीं एचपीएससी का घोटाला, एसएससी का घोटाला, दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, 18-30 बार पेपर लीक हुए। आज ना सरकारी रोजगार, ना कहीं निवेश हुआ, ना बड़ी कोई कंपनी आई, ना औद्योगिक क्षेत्र आया, तो ना सरकारी रोजगार, ना कोई इंडस्ट्री, ना कंपनी। आज हरियाणा का नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर का सामना करने पे आज हरियाणा के रोजगार को यहां पे लाके खड़ा कर दिया। जो प्रदेश विकास में आगे था वो बेरोजगारी में आगे, महंगाई में आगे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, 3 गुना कर्जा हो गया। और उस कर्जे के और अर्थव्यवस्था को करने के लिए वेट सबसे ज्यादा, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है पूरे देश में, आज वो हरियाणा प्रदेश में। आज आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय गैस का सिलेंडर 400 रुपए बीजेपी वाले बड़े प्रदर्शन करते थे। आज कितने का है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने का हो गया? कितने? 1100 तड़के गए थे। भाई तड़के गया था, 1115 का पाया। जची नहीं, क्योंकि नारा था 400 रुपए का सिलेंडर पे फोटो लगा के, और बड़ा बड़ा नारा था कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। इश्तिहार देखूं तो थारी नहीं जची, और थारी बात मानूं तो इश्तिहारा की नहीं जची भाई। मगर आपके सामने है, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, महंगाई में देश में सबसे आगे, लाठी लोगों पे 5, अच्छा ये सुभाष जी मेरे को करेक्ट कर रहे हैं, 5 गुना कर्जा हो गया। और लाठियों में देश में सबसे आगे। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सरकार ने, जिस वर्ग से लाठी की भाषा में बात नहीं की हो। किसान से लेकर कर्मचारी तक, ग्रामीण सफाई का कर्मचारी और चौकीदार और मनरेगा के वर्करों से लेकर, आंगनवाड़ी की हमारी महिलाओं से लेकर, और ये सरपंच भी में लाठी चार्ज में सबसे आगे, और भ्रष्टाचार में सबसे आगे। ये जो सरकार बनी, मैं भ्रष्टाचार की बात जो कह रहा हूं आपसे, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। ये जो सरकार बनी, जेजेपी और बीजेपी की, दुष्यंत चौटाला ने समझौता किया बीजेपी के साथ, वो प्रदेश को आगे लेके जाने का समझौता नहीं किया। आपको पता है ये समझौता भ्रष्टाचार की छूट के आधार पर समझौता हुआ, भ्रष्टाचार के नाम पे समझौता हुआ। इलेक्शन से पहले आपको पता है बीजेपी का नारा था, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, क्या करते कि नहीं क्या करते? एक क्या करता 75 पार, दूसरा क्या करता बीजेपी ने करो जम्मा पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? दोनों बन गए पक्के यार। और प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। ऐसी भ्रष्ट सरकार, समझौता हो गया, महकमे बटे, दोनों ने महकमे बांटे। इस नाम पे महकमे नहीं बांटे कि भाई काम किससे फालतू होगा, भाई नहर का महकमा ले ले, किते पानी की समस्या है, किते जल भराव की समस्या, उसका समाधान लिख देगा। ये नहीं, लोगों का काम किससे होगा, ये महकमे नहीं बांटे गए। महकमे बांटे गए कि कमाई किससे फालतू होगी। शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, पंचायत राज का किसके पास जाएगा, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास जाएगा। बाकी भाई कौन सा महकमा कौन ले गया, सरकार में कौन बढ़ गया, कौन आधा जिम्मे है, और कौन सा खोपर बढ़ के पूरा जीवन लग रहा है, ये हम क्या बताएंगे? दादा गौतम बता देंगे, नारनौल वाले। बताया था कि नहीं बताया था दादा गौतम ने?
ये भ्रष्टाचार के आधार पे खुली बात कह रहे हैं। दादा गौतम का बयान आया कि भाई खोपर बढ़ गया, सरकार में पूरा जिम्मन ले रहा है, एक लाख जिम्मन लग रहा है। ये भ्रष्टाचार के आधार पे सरकार बना दी। हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की गर्त में धकेलना का उनको भूल गए, हरियाणा वासियों को भूल गए और भ्रष्टाचार में लगे हुए। ये स्थिति आज हरियाणा की है भ्रष्टाचार में। मगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर ये काम नहीं करते, मैं बड़ी गहराई से कहना चाहता हूं, अगर ये काम नहीं करते तो भी हम काम चला लेते। अगर ये मान सम्मान कम से कम करते, मेरी बात दोबारा सुनना, काम नहीं करते लेकिन केवल अपना मान सम्मान करते हरियाणा वासियों का, तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इनने तो काम तो किया नहीं, हरियाणा को नुकसान पहुंचा दिया, पीछे कर दिया, हरियाणा का भविष्य बिगाड़ दिया, लोगों को आपस में उलझा दिया, कहीं धर्म पे कहीं जाति पाति पे, काम कुछ हुआ नहीं। लेकिन मान सम्मान, आपके मान सम्मान पे चोट पहुंचाने का काम इन्होंने किया। लगातार 1 साल तक किसान बैठा रहा, 1 साल तक हर रोज इन धरनों से शव वापस आते थे। 750 घरों के चूल्हे बुझ गए, 750 घरों के चिराग बंद हो गए, मगर किसी ने परवाह नहीं करी, किसी ने पूछी नहीं। उस समय हम जाते थे देश की संसद में, मैं जाता था, आवाज उठाता था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा दुर्भाग्य भी था, मैं सौभाग्य नहीं कहूंगा, दुर्भाग्य कि हरियाणा प्रदेश में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। विपक्ष में एकमात्र मैं प्रयास करता था कि मैं आवाज उठाऊं संसद में, उस समय बोलूं कि देश की किसान की सुनो, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द आप कहो। अगर किसी धरने प्रदर्शन पे अगर किसी की सेहत बिगड़ जाती है तो प्रशासन में हड़कंप आ जाती है, और यहां पे सब वापस आ रहे हैं, ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी कि देश के नागरिक हैं। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का पति है, ये घर उजड़ रहे हैं। आप कम से कम, ये बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कई कई दिनों से बैठे हैं, घर बार छोड़ के बैठे हैं, कम से कम इनके प्रति सहानुभूति के 2 शब्द कहो। और बात नहीं मानते तो अपमान मत करो, लेकिन खिल्ली उड़ाई जाती थी संसद में। जब मैं खड़ा होता था तो मजाक उड़ाया जाता था, खिल्ली उड़ाई जाती थी। मैं उसी संसद में, जिस संसद में पिछले 19 साल से आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है, शायद मेरी उम्र में लगातार देश की सबसे बड़ी पंचायत में 19 साल लगातार किसी को यह अवसर नहीं मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, लोग, आपका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। लेकिन वो जो समय था, मैं इतना उस समय किसी सांसद के साथ बैठ के साथ पानी पीने का जी भी नहीं करता था। ये अपमान, अगर काम नहीं करते तो भी काम चला लेते, लेकिन ऐसा अपमान, और केवल किसान का अपमान नहीं, किसान का अपमान, गरीब आदमी का अपमान, सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की, मकान की, राशन कार्ड कटने लग रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों ने करनाल में घेराव रखा, जब मनरेगा का बजट 1/3 कर दिया, गरीब आदमी का मनरेगा का बजट जो हमारे समय की स्कीम थी, उन पर लाठीचार्ज। सफाई कर्मचारी, चौकीदारों ने पंचकुला के अंदर जुलूस निकाला, जहां पर सरपंच जुलूस निकाल रहे थे, उन पे लाठीचार्ज। गरीब आदमी पे, किसान के मान सम्मान, गरीब आदमी का मान सम्मान, आंगनवाड़ी, हमारी महिलाओं का आंगनवाड़ी, आशा वर्करों पे वाटर कैनन, लाठीचार्ज। यहां तक कि हमारे खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। पद लाओ पदक पाओ की नीति थी, उस नीति के अनुसार हमारे प्रदेश के खिलाड़ी, 750 से ज्यादा खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पे, जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, अलग अलग पदों पे नियुक्ति मिली थी बिना भेदभाव के। भाई योगेश्वर दत्त, क्योंकि वो देश के गौरव है, चाहे भालू के खिलाफ इलेक्शन में लड़े हुए थे, लेकिन देश के गौरव है। भाई योगेश्वर दत्त से लेकर हमारी बहन बबीता फोगाट तक, और खेल मंत्री संदीप सिंह तक, सबको उस समय जब अपनी सरकार थी तो बिना भेदभाव के, बिना देखे कि कौन कहां से, सबको नियुक्ति मिली थी। लेकिन एक ऐसी सरकार आई कि नीति बंद कर दी। और तो और छोड़ो, अभी पीछे जंतर मंतर पे हमारे खिलाड़ी बैठे, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी बैठे, हमारी बहन साक्षी मलिक, मोखरा गांव की बेटी, ओलंपिक के अंदर 2 मेडल आए थे, 9 साल हो गए, दर ठोकरे खा रही है, किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दी, लेटर नहीं दी, किसी ने कोई नियुक्ति नहीं दी। और जंतर मंतर पे जब बैठ के उन्होंने धरना दिया खिलाड़ियों ने, तो धरना दिया तो बीजेपी के सांसद, एक बीजेपी के सांसद का बयान आया कि भाई ये एक प्रदेश से हैं,
एक धर्म जाति से। जब देश का तिरंगा ऊंचा हो रहा था, 60% ओलंपिक के मेडल वहां बैठे थे जंतर मंतर पे। जब तिरंगा ऊंचा होता था और जनगण मन की गूंज दुनिया के कोने कोने में जाती थी, तब किसी को एक प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा था। आज उन खिलाड़ियों के की भर्ती पे रोक लगा दी इस खट्टर सरकार ने। ना काम करते तो भी काम चला लेते, लेकिन आपका मान सम्मान छीनने का काम इन्होंने किया। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी इकट्ठे हुए, कहा कर्मचारियों को कि बजट नहीं है। अरे जब राजस्थान कर सकता है, जो हमसे एक समय में पीछे था प्रदेश, हिमाचल कर सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम, पंजाब कर सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम, दिल्ली, चारों तरफ हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम कर सकते हैं, खट्टर सरकार नहीं कर सकती। कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। एक ये सरपंच रह रहे थे, सरपंचों के भाई मान सम्मान। सरपंचों आज अभी महम में गए हुए थे, ये धर्मेंद्र वगैरह कई आए हुए थे अपना, तो महम में एक मदीने गांव में से बाहर निकले तो 3-4 गामा के सरपंच, एक निंदाना का सरपंच बबला, एक अपना जो है बागपुर गांव का की हमारी सरपंच जो प्रोफेसर शेर सिंह का गांव था, आप जहाँ वो कई सरपंच वहां पे मिले। एक किसी का हाथ टूट रहा था, किसी का गोडा टूट रहा था। इज्जतदार आदमी है। मैं सरपंचों पे लाठीचार्ज परसों। अरे भाई कम से कम बात नहीं करे, उनका काम नहीं करना तो इज्जत तो दो। लेकिन ये तो इज्जत के गाहक हो रहे हैं, घमंड में। ये तो घमंड में है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर छोटे बच्चों को बैठना पड़ा स्कूल में। और एक और मैं बताऊं, ये मंत्री भी छाट छाट के बैठा हुए हैं, इसे ऐसे मंत्री बैठा हुए हैं जिस महकमे का मंत्री उस महकमे में जो जिसकी का काम पड़ जाए उसे की बेइज्जती करने खातिर। किसान आंदोलन चला तो जो कृषि मंत्री है वो उन्होंने किसान के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं कहा, किसान का मजाक उड़ाया, बोला भाई उपद्रवी है, पाकिस्तान से कहां से, चीन से फंडिंग हो रही है, आपको याद होगा। वो तो कृषि मंत्री। खेल महकमे का मंत्री ऐसा बना दिया कि खिलाड़ियों का ही शोषण का आरोप उस पर लग रहा है। शिक्षा मंत्री ऐसा बना दिया कि बच्चे स्कूलों के आगे बैठे कि बस स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, सरकारी शिक्षक भर्ती करें, वो बच्चों के स्कूलों के बच्चों का मजाक उड़ा रहे। और पंचायत मंत्री ऐसा बना दिया जो सरपंचों ने चोर बताओ भाई, क्या बात है ना। और मुख्यमंत्री ऐसे बन गए हरियाणा के, जो बयान दे रहे हैं, गोहाना में बयान देके गए थे। प्रजातंत्र में कुछ गरिमा होनी चाहिए, कुछ नैतिकता होनी चाहिए, शब्दों की भाषा में भी कुछ ना कहीं संयम होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब कह रहे हैं हरियाणवी, बोला भाई हरियाणवी कंधे से नीचे मजबूत है, ऊपर कमजोर है। अगर आपकी ये धारणा है तो आपको कोई अधिकार नहीं है हरियाणा प्रदेश जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य चौपट करने का, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप हरियाणा का वासियों के बारे में अगर आप ये धारणा रखते हैं, ये लड़ाई है हमारी, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई है, आपके मान सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई को आप छोटी लड़ाई मत समझना। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसको छोटी लड़ाई मत समझना। इनसे लड़ने का मेरा तो तजुर्बा पिछले कई वर्ष से हम लगे हुए हैं। पिछली बार संसद में विपक्ष में 2 थे, एक मैं था, एक दुष्यंत था, अब वो भी वहीं पे चले गए। अब इस बार विपक्ष में मैं अकेला वहां पे इनसे लड़ाई लड़ता हूं। सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया की बल भी इनके पास है। ये वाले मीडिया वाले तो ठीक है हमारे भाई, लेकिन ऊपर ले इनके पास है, ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो ऊपर ले, तो ये हर तरीके से भाई इस लड़ाई को आप छोटी लड़ाई ना समझना। और हमारे अगली आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। ये जो इस बार फैसला होगा, इस बार जो फैसला होगा आने वाले समय में कोई दिशा वो फैसला देगा। अगर ये बदलाव जो पिछली बार आप परिवर्तन चाहते थे, हरियाणा में परिवर्तन हो गया, तो हरियाणा आगे जाएगा खुशहाली से, देश में दोबारा बुलंदी पे हरियाणा पहुंचेगा। और कोई कसर रहेगी और तीसरी बार ये रिपीट हो गए तो उसमें बड़ा अपना नुकसान होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, छोटे राम ने एक बात कही थी, उसको मैं आज दोहराना चाहता हूं। उनने एक बात कही थी और वो आज अपने इस बात पे आप सोचना, तेरी बर्बादी के चर्चे लिखे हैं आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं पाएगी दास्तानों में। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत चीजों का फैसला होगा।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये हमारी लड़ाई ठीक है, ईमानदारी की लड़ाई है, भाई इस लड़ाई में आप हमें अकेला तो नहीं पड़ने दोगे? मैं आज आपसे ये पूछने आया हूं भाई, इस लड़ाई में भाई कौन कौन साथ चलेगा इस लड़ाई में? एक बार हाथ उठा के भाई कौन कौन इस लड़ाई में? और देखो, इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। हाँ ना, ठीक बात है। देखो भाई, तो इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। हमारा जो प्रोग्राम है, हमने संकल्प किए, 5-7 संकल्प किए हमारे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के। हाथ से हाथ जोड़ो। आप बोलना अंकल, थोड़ा सा आपने ड्रिंक्स कर रखे हैं इसीलिए बाद में बोल, आपने थोड़ा सा ड्रिंक्स कर रखे हैं अंकल इसीलिए बाद में। हाथ से हाथ जोड़ो। हाँ नहीं, हाँ नहीं, ठीक है अंकल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अंकल, तो हाथ से हाथ जोड़ो, हमारा संकल्प है 2-4। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब हर भाई को, हर भाई, छत्तीस बिरादरी के हर भाई को दूसरे भाई से प्यार की, प्रेम की डोर से जोड़ो, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि गरीब को आर्थिक खुशहाली से जोड़ो। हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट, आज हम संकल्प करते हैं, दोबारा योजना शुरू करेंगे। हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के मकान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। किसान को एमएसपी की गारंटी और स्वाभिमान और सम्मान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। बड़े बुजुर्ग को हम संकल्प करते हैं, बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ो। महंगाई से बचाने के लिए भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। हर परिवार को 300, इतने बिजली के बिल आ रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो। कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख नौकरी जो इन्होंने खत्म करी है उनको दोबारा से बहाल करके उनको जोड़ो। तो भाई ये हमारे संकल्प है। इन संकल्पों में आपका साथ मिलेगा तो एक बार हाथ उठा के भाई, इसमें भाई एक बार हाथ उठा के इन संकल्पों में आपका साथ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट भाई साहब।